रास्ते पर उतर आई और डॉक्टर आम्बेडकर के विरोध में प्रचार शुरू कर दिया। इसका प्रतिवाद करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल इकाई और युवा वाहिनी कांग्रेस के प्रचार के विरोध में रास्ते पर संघर्ष के लिए उतर आए, रास्ते पर संघर्ष करने के लिए खड़े हो गए। इसके दरमियान जोगेंद्रनाथ मंडल द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों से संवाद प्रस्तापित करने की और माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को वोट देने के लिए उनको राजी करने की प्रक्रिया शुरू थी। इस प्रक्रिया के चलते एन राय जो एक स्वतंत्र सदस्य थे, उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना समर्थन घोषित कर दिया। एक मत मिल गया। एंग्लो इंडियन सदस्य जितने थे बंगाल विधानमंडल ने, उन्होंने भी अपना समर्थन माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को घोषित कर दिया। परंतु बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि हम संविधान सभा निर्वाचन का बहिष्कार करते हैं। चले गए सारे वोट। एक आशा थी कि कम से कम एंग्लो इंडियंस माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मत देंगे, वोट देंगे, परंतु समर्थन देने के बाद उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया। कांग्रेस के एक सदस्य थे गयानाथ बिश्वास, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बड़े प्रशंसक थे। कांग्रेस के होते हुए भी उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को अपना समर्थन घोषित कर दिया। कांग्रेस, दुष्ट गांधी, दुष्ट सरदार पटेल, इन्होंने गयानाथ बिश्वास को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। बड़ी मुश्किल हो गई, किडनैप कर लिया। जो सदस्य समर्थन घोषित करेगा उसको किडनैप करने की यदि रणनीति कांग्रेस ने बनाई है तो कैसे होगा। गयानाथ बिश्वास को कांग्रेस द्वारा अगवा किया गया, किडनैप किया गया। मंडल मुस्लिम लीग के पास गए कि कुछ तो मदद करो, आप वोट नहीं कर रहे हो, कुछ तो मदद करो। मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में आम्बेडकर के समर्थन के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। मुस्लिम लीग के प्रयासों से भी गयाराम बिश्वास को किडनैपिंग से मुक्त नहीं किया जा सका, परंतु मुस्लिम लीग के प्रयासों से कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों ने माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को समर्थन देने का निश्चय किया। इस सारे प्रयासों के चलते कांग्रेस के ही एक एससी सदस्य द्वारकानाथ बारुई ने डॉक्टर अम्बेडकर को समर्थन दिया। इस प्रकार से प्रक्रिया शुरू। नाम शूद्र, वहाँ के अनुसूचित जाति को नाम शूद्र कहा जाता है। बंगाल के बड़े ही कट्टर, जैसे महाराष्ट्र के महार है, यूपी के जाटव है, उसी प्रकार से ये बड़ी कट्टर अम्बेडकरी समर्थक जमात थी। इन्होंने सड़क पर उतरकर लड़ाई शुरू कर दी। कांग्रेस विरुद्ध ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बंगाल इकाई नाम शूद्र रास्ते पर संघर्ष शुरू हुआ। कांग्रेस के गुंडों ने उन पर आक्रमण किया, उन्होंने प्रतिवाद किया और आखिर के दिन में कुछ अनुचित न हो इसलिए अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सारे ही प्रतिनिधियों ने चुनाव स्थल जहां चुनाव होने वाला था उसको घेराव कर दिया। कुछ भी हो सकता था, उसको घेराव कर दिया। कलकत्ता के पंजाबी अस्पृश्य थे, वह भी रास्ते पर तलवार लेकर खड़े हो गए। खबरदार, देखते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर कैसे नहीं जाते। घोषणा कर दी। पंजाब के अस्पृश्य जो कलकत्ता में स्थायी थे, नामशूद्र और अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने घोषित कर दिया कि यदि डॉक्टर आम्बेडकर के चुनाव में व्यत्यय लाया जाता है, डॉक्टर आम्बेडकर चुनकर नहीं आते तो यहाँ अराजक पैदा हो जाएगा, यहाँ शांति और कानूनी व्यवस्था का खतरा पैदा हो जाएगा। उनका निर्वाचित होना बहुत जरूरी है। और इस सारे प्रयासों का फल ये हुआ कि माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा पर निर्वाचन हो गया।
आश्चर्य की बात यह है कि जहां उन्हें 5 वोट चाहिए थे वहां उन्हें 7 वोट मिले। ये सारे ही वोट, फिर से मैं दोहराता हूँ, ये सारे ही वोट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वीर बिरसा अनुसूचित जाति के थे। ये सारे ही वोट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार शरद चंद्र बोस से भी अधिक मतों से माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए। यह दूसरा स्रोत है, जिनको यदि कंफर्म करना है तो यह दूसरा स्रोत है, द मैन हु कोडिफाइड इंडियन इंडिपेंडेंस, डॉक्टर सुरेश माने। मुझे जिन जिन स्रोतों से जानकारी मिली वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम है कि माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी के प्रयासों से बंगाल विधानमंडल से संविधान सभा पर निर्वाचित हुए, इतना मालूम है। एक लाइन मालूम है हमको। क्या लाइन मालूम है? कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी के प्रयास से संविधान सभा पर बंगाल विधानमंडल से निर्वाचित है। ध्यान रहे, यदि डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई विधानमंडल से चुनकर जाते थे तो बंगाल विधानमंडल से जोगेंद्रनाथ मंडल भी संविधान सभा में चुनकर आ सकते थे। उनके चुनकर आने की संभावना थी, उनकी इच्छा भी थी कि संविधान सभा में वह जाए, परंतु जब उन्होंने देखा कि अपना नेता, अपना प्रिय नेता संविधान सभा में नहीं जा पा रहा है, जिनका जाना अनुसूचित जाति के लिए नहीं सारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके लिए महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने असीम त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वयं संविधान सभा में न जाते हुए अपने स्थान पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नॉमिनेशन करवाया और वह चुन कर आए संविधान सभा के लिए। इसके लिए सारे ही प्रयास किए। आइए इस प्रसंग में, इस उपलक्ष्य में हम महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी को याद करें, उनका स्मरण करें। उनके इस असीम त्याग और प्रयासों के फलस्वरूप भारत का इतिहास बदल गया, भारत के संविधान निर्माण का इतिहास बदल गया। माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंच पाए हैं। कुछ निमित्त होते उनका स्मरण करें और उनको कोटि कोटि धन्यवाद दे। मैं अपनी ओर से, मेरे वंदना संघ की ओर से, मैत्री इंडिया चैनल की ओर से और सारे ही दर्शकों के ओर से और भारतीय जनता की ओर से, क्योंकि भारतीय जनता के मुक्ति का प्रलेख लिखने वाले संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यदि महामना जोगेंद्रनाथ मंडल प्रयास नहीं करते तो चुनकर संविधान सभा में जा नहीं सकते थे। सारी भारतीय जनता ने, जो संविधान को अपने मुक्ति का प्रलेख मानती है, वो सारी जनता ने महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी को कोटि कोटि धन्यवाद देने चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। इस संविधान सभा का निर्वाचन संपन्न होने के बाद 9 दिसंबर 1946 सुबह 11 बजे, 9 दिसंबर सोमवार, दिन था सोमवार, 9 दिसंबर 1946 सुबह 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसको संविधान सभा गृह भी कहा जाता था उस समय, अब पार्लियामेंट हाउस है, भला हो मोदी का, भला हो बीजेपी का, भला हो आरएसएस का, इस ऐतिहासिक वास्तु को मोदी जी तोड़ने जा रहे हैं और नया संविधान भवन, नया पार्लियामेंट भवन बना रहे हैं। भला हो उनका कि जिस ऐतिहासिक वास्तु में भारत के संविधान का निर्माण हुआ, उस वास्तु को धराशायी कर कर उस वास्तु को नष्ट कर कर, ऐतिहासिक धरोहर समाप्त कर कर माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना स्मारक बना रहे हैं।
बीजेपी का स्मारक बना रहे हैं, आरएसएस का स्मारक बना रहे हैं, नया संसद भवन का निर्माण कर कर मेरी मंगल कामना उनके साथ है कि उन्होंने अपना स्मारक जरूर बनाना चाहिए, भले ही भारत की ऐतिहासिक धरोहर नष्ट क्यों न की जाए। जरूर कीजिए मोदी जी, हमारा आपको समर्थन है इसके लिए। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, संविधान सभा गृह में, आज के पार्लियामेंट में नई दिल्ली में संविधान सभा का सत्र आरंभ हुआ। सोमवार दिनांक 9 दिसंबर 1946 सुबह 11 बजे। संसद की एक परिपाटी होती है कि संसद सदस्यों के निर्वाचन के बाद उनका शपथ विधि होता है। उसी प्रकार से संविधान सभा में जितने भी निर्वाचित हुए उनको शपथ लेनी थी और अपने निर्वाचित होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करना था, और इस प्रक्रिया के लिए अस्थायी सभापति नियुक्त किया जाता है, अंग्रेजी में जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर चुनना पड़ता है, नियुक्त करना पड़ता है, और परंपरा यह है कि जो सीनियर मोस्ट सदस्य होता है, जो ज्येष्ठतम सदस्य होता है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, किसी भी पक्ष का हो। कभी कभी होता है कि पक्ष का इतना बड़ा ये होता है, अभी इस विधानमंडल में, इस विधानसभा में ऐसे ही हुआ था कर्नाटक की विधानसभा में कि प्रोटेम स्पीकर के लिए भी कांग्रेस का श्रेष्ठ होने के बाद भी उन्होंने बीजेपी के सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर बनाने का प्रयास किया था। ऐसा होता है कभी कभी, जो लोग सांसदीय परंपरा को मानना ही नहीं चाहते उनके लिए ये सारा चलता है, परंतु वो लोग सांसदीय परंपरा को मानने वाले थे, इसलिए सबसे ज्येष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनका प्रोटेम स्पीकर करके निर्वाचन किया गया और उनके सभापतित्व के अंतर्गत सारे ही सदस्यों ने शपथ ली और अपने निर्वाचित होने का प्रमाण पेश किया। सच्चिदानंद सिन्हा, याद करवाता हूँ मैं आपको, जब माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गोलमेज परिषद के समय संविधान सुधार समिति के सदस्य थे, संविधान सुधार समिति के सदस्य से 1932 में, तब संविधान सभा सुधार समिति के सदस्य के नाते उन्होंने कई मान्यवरों की साक्ष्य ली थी। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने भी माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समक्ष साक्षी के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा उपस्थित थे। पढ़िए डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, अंग्रेजी में वो उपलब्ध है, हिंदी में वो उपलब्ध है, मराठी में वो उपलब्ध है। अवश्य पढ़िए, पढ़ेंगे, मराठी की किताब है ये, मराठी अनुवाद है उसका, ये अवश्य पढ़िए, इसमें वह डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित हुए, अस्थायी सभापति निर्वाचित हुए, और औपचारिकता, निर्वाचन की औपचारिकता पूरी हुई। उन्होंने अपना निर्वाचन के बाद का पहला भाषण भी दिया और फिर सदस्यों ने शपथ ग्रहण शुरू की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा में अपने सदस्यता की शपथ ग्रहण की और विधिवत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य घोषित किए। अब सभापति 26 नवंबर 1949 को उनकी ही अध्यक्षता में संविधान को स्वीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को उनकी ही अध्यक्षता में संविधान के मूल प्रतियों पर संविधान सभा सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा जीवंत थी और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आज भी संविधान सभा जिंदा है, संविधान सभा को विसर्जित नहीं किया गया, आज भी संविधान सभा जिंदा है, प्रलंबित है। साइने डाय स्थगित की गई है, साइने डाय स्थगित की है, इसका मतलब आज भी संविधान सभा जिंदा है, संविधान सभा मृत नहीं हुई है। अब 11 दिसंबर को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति के रूप में चुने गए, निर्वाचित हुए। एक ही नॉमिनेशन था और फिर उनके सम्मान में उनके चुनकर आने की खुशी में अलग अलग लोगों ने भाषण दिए, भाषण भी हुए। और 13 दिसंबर से संविधान सभा की नियमित कार्रवाई शुरू हो गई। संविधान सभा का नियमित कामकाज 13 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ और उसका पहला ही विषय था संविधान के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव, रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संविधान सभा में खड़े हुए। तो कामकाज का पहला भाषण किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दिनांक 13 दिसंबर 1946, संविधान सभा हॉल, दिल्ली। पहला भाषण। विषय था, प्रस्तुति थी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, प्रस्तुत करना, लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए संविधान सभा डिबेट्स पढ़िए। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी में उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए संविधान सभा डिबेट्स पढ़िए। क्योंकि समय का कुछ प्रतिबंध है, इसलिए मैं सीमित जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। अधिक जानकारी संविधान सभा डिबेट्स में उपलब्ध है। पंडित नेहरू अपने भाषण में, प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में कहते हैं कि यह प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि संविधान का उद्देश्य स्पष्ट करना, संविधान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, इसकी स्पष्टता सदस्यों को हो, इसके लिए मैं यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ। अभी भारत स्वतंत्र हो रहा है। स्वतंत्र भारत कैसे निर्माण किया जाए, स्वतंत्र भारत का निर्माण कैसे हो, उसकी दिशा क्या हो, उस दिशा की ओर हम कैसे मार्गक्रमण करने वाले हैं, इन सारी बातों की स्पष्टता, किधर जाना है, किस राह पर चलना है, उसका दिशा निर्देश करने के लिए मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अंग्रेजी में भी भाषण दिया और संक्षेप में हिंदी में भी उसका अनुवाद स्वयं करके भाषण दिया। हिंदी को मैं बहुत अधिक रेफर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसमें उर्दू प्रचुर शब्द हैं जो कभी कभी मेरे भी समझ में नहीं आते हैं। उनकी हिंदी उर्दू प्रचुर थी, उर्दू के बहुत शब्दों का प्रयोग करते थे। वो कहते हैं, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे जाने से पहले, वी शुड क्लियरली अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, इसकी समझ जरूरी है। हम स्पष्टतया जान लेना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। व्हाट वी इंटेंड बिल्डिंग, हम क्या भारत का निर्माण कैसे करना चाहते हैं, यह समझ लेना जरूरी है। उस समय जब संविधान सभा की कार्रवाई आरंभ हुई, संविधान सभा का सत्र आरंभ हुआ, उस समय मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा था कि हम आना चाहते हैं, परंतु यदि कांग्रेस हमारी बात मानती है और हमसे करार करती है तो हम आएंगे, नहीं तो हमें पाकिस्तान चाहिए। हमें इस संविधान सभा से कोई लेना देना नहीं है जिसमें कांग्रेस हिंदुओं का पक्ष है और कांग्रेस संविधान सभा में हिंदुओं का बहुमत है। हिंदू हम पर राज करे यह नहीं चाहते, या तो कांग्रेस हमसे करार करे या हमें पाकिस्तान मिले। संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। मुस्लिम लीग संविधान सभा में अनुपस्थिति थी, उसकी दखल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में ली और फिर कहा कि कोई आए ना आए, संविधान सभा का काम तो चलता रहेगा, हम कामकाज चलाएंगे। ये बातें जानना जरूरी है। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति, संस्थानों के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति, हम सारे भारत का संविधान निर्माण करने जा रहे हैं, परंतु उस भारत के संविधान के निर्माण प्रक्रिया के आरंभ में ही संविधान सभा में मुस्लिम लीग नहीं है, संविधान सभा में संस्थानों के प्रतिनिधि नहीं है। फिर भी नेहरू जी दावा कर रहे हैं कि हम सारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया जारी रहेगी, चाहे कोई आए
चाहे कोई नहीं आए। इसका संबंध बैरिस्टर जयकर के प्रस्ताव से, इसका संबंध माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के पहले भाषण से भी है, इसलिए यह सारी बातें समझना चाहिए। नेहरू जी कहते हैं यह सिर्फ प्रस्ताव नहीं है, यह संकल्प है, हम संकल्प कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं क्या संकल्प है हमारा? इट इज अवर फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व, it is our firm and solemn resolve to have sovereign Indian Republic, सार्वभौम भारतीय गणराज्य की स्थापना करना, यह हमारा संकल्प है। बड़ी अच्छी बात कही है नेहरू जी ने, सॉवरिन इंडियन रिपब्लिक, सार्वभौम भारतीय गणराज्य की स्थापना करना, यह हमारा संकल्प है। और आगे कहते हैं फ्री इंडिया कैन बी नथिंग बट ए रिपब्लिक, स्वतंत्र भारत केवल गणराज्य होगा और कुछ भी नहीं, गणराज्य के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए नेहरू कहते हैं कि यह प्रस्ताव नहीं है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का, ये घोषणा पत्र भी है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। स्वतंत्रता के बाद भारत कैसे होगा, इसका घोषणा पत्र भी है। भारत एक पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। इसमें ब्रिटिश भारत होगा, इसमें देसी रियासतें भी होगी, संस्थान भी होंगे, और इसमें अन्य जो प्रदेश भारत में आना चाहते थे वो भी आएंगे। इनको मिलाकर एक भारत बनेगा जिसको नेहरू जी कहते हैं कि यह सार्वभौम भारतीय गणराज्य होगा, सॉवरेन इंडियन रिपब्लिक होगा, वेरिन all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are derived from people। इस सार्वभौम भारतीय गणराज्य में लोग सर्वसत्ताधारी होंगे, लोग सार्वभौम होंगे। स्टेट शासन प्रशासन, और शासन प्रशासन की कोई भी इकाई हो वह लोगों से सत्ता प्राप्त करेगी, लोगों से अधिकार प्राप्त करेगी, क्योंकि सार्वभौम भारतीय गणराज्य में लोग सार्वभौम होंगे। आगे यह प्रस्ताव कहता है कि सारे ही लोगों को, भारत के सारे ही लोगों को बिना धर्म, वंश, जात, लिंग, भाषा, प्रांत किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सारे ही भारत के लोगों को, ध्यान रहे कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आज भी इंटेलेक्चुअल्स में कंफ्यूजन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का रिजोल्यूशन और माननीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा, माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द्वारा ड्राफ्टेड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है क्या? एक नहीं है। प्रीएम्बल के बारे में हम फिर बात करेंगे कि यह मूल प्रस्ताव से कैसे भिन्न है, और मूल प्रस्ताव नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था, यह प्रस्ताव प्रीएम्बल माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने किया था। जिसको जल्दी है उन्होंने ये प्रस्ताव भी डिबेट्स में से देख लेना चाहिए और प्रीएम्बल भी डिबेट्स में से देख लेना चाहिए, और दोनों को पास में रखकर तुलना की जा सकती है। प्रस्ताव कहता है सारे ही भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, श्रद्धा, विश्वास, उपासना, व्यवसाय और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, श्रद्धा, विश्वास, उपासना, व्यवसाय और संगठन बनाने की संबंध, विधि के समक्ष सबको समानता, इसकी गारंटी देता है यह प्रवास, इसकी गारंटी देता है। और एक बड़ी अहम बात कही है जिस पर माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने अपने भाषण में बहुत कड़ी टिप्पणी की है, और वो बात थी
कि प्रांतों को स्वायत्तता रहेगी और प्रांतों को अवशिष्ट अधिकार भी रहेंगे। मतलब केंद्र होगा, प्रांत होंगे, केंद्रों के कुछ अधिकार होंगे, प्रांतों के कुछ अधिकार होंगे, परंतु प्रांत स्वायत्त होंगे, प्रांतों को स्वायत्तता होगी। और केंद्र और प्रांत इनको जो अधिकार संविधान देगा, उसके अलावा जो भी अधिकार बचेंगे, जिनको अवशिष्ट अधिकार कहते हैं, रेसिडुअल पावर्स कहते हैं, वो रेसिडुअल पावर्स प्रांतों को होगी, केंद्र को नहीं होगी। इस पर भी डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कड़ा विरोध किया है, जो आगे हम देखेंगे। इस प्रकार से यह प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े आदिवासी क्षेत्र के लिए, पददलित एवं पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की गारंटी दी गई। किनको? अल्पसंख्यकों को, पिछड़े क्षेत्र को, आदिवासी क्षेत्र को, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जनजाति को और अस्पृश्य और पददलित वर्गों को भी गारंटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का प्रस्ताव है। बाद में प्रस्ताव कहता है भारत की एकता, अखंडता अक्षुण्य रहे, यह हमारी जिम्मेदारी होगी। एकता, अखंडता अक्षुण्य रहे, यह हमारी। दुनिया में प्राचीन भारत प्राचीन काल में एक सम्मानित देश था, उसी प्रकार का सम्मान यह भारत भी प्राप्त करे, इसके प्रयास होंगे। और दुनिया में शांति की स्थापना के लिए और मानव कल्याण के लिए योगदान देना भी हमारा कर्तव्य होगा। इस प्रकार से यह प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव घोषणा पत्र है, यह प्रस्ताव निर्धार है, यह प्रस्ताव संकल्प है, ऐसा पंडित नेहरू कहते हैं। और पंडित नेहरू भाषण के अंत में कहते हैं कि मैंने लोकतंत्र का उल्लेख जानबूझकर नहीं किया। गणराज्य में लोकतंत्र आता है, इसलिए लोकतंत्र का उपयोग, मैं शब्द का प्रयोग मैंने नहीं, परंतु एक बात का मैं उल्लेख जरूर करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ, नेहरू कहते हैं, मैं सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता, मैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करता हूँ। और इस प्रकार से पंडित नेहरू का पहला भाषण हुआ। पंडित नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव रखने के बाद उस प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई। संविधान सभा में चर्चा आरंभ हुई। हमारे लिए महत्व की तिथि है 16 दिसंबर 1946। बैरिस्टर, उनको डॉक्टर भी कहा जाता है, डॉक्टर बैरिस्टर M.R. जयकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव रखा। बैरिस्टर जयकर का मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, आप लोगों को स्मरण देना चाहता हूँ। बैरिस्टर जयकर और सर तेज बहादुर सप्रू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो बड़े नाम हैं, परंतु ये कांग्रेस पार्टी में नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी इनका नाम नहीं लेती, परंतु महान विद्वान के तौर पर इनको जाना जाता है। और हमारे लिए इनकी याद आना इसलिए भी स्वाभाविक है कि पुणे करार करने में इनकी अहम भूमिका रही है। कांग्रेस और अंबेडकर के बीच पुणे समझौता करने में इनकी अहम भूमिका रही है और पुणे करार पर इन दोनों महानुभावों के हस्ताक्षर भी है। पुणे करार पर इन दोनों महानुभावों के स्वतंत्रता संग्राम में इनका बड़ा नाम है, कांग्रेस नहीं लेती। हम याद करते हैं क्योंकि पुणे करार में इनकी अपनी भूमिका रही है, पुणे करार में इनका अपना रोल रहा है। वही बैरिस्टर जयकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर संशोधन का प्रस्ताव रखा और संविधान सभा में बवंडर आ गया। संविधान सभा में हलचल पैदा हो गई, संविधान सभा में तूफान आ गया कि कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव रख रहे हैं और उस पर बैरिस्टर जयकर संशोधन ला रहे हैं। मतलब
कांग्रेस ने क्या सोचा कि बैरिस्टर जयकर संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। यह कांग्रेस की और इसलिए भी कांग्रेस पक्ष बहुत आक्रामक था, क्योंकि बैरिस्टर जयकर कांग्रेस के टिकट पर संविधान सभा में मुंबई विधानमंडल से चुन कर आए थे। बड़ी अजीब बात है ना, मेरे टिकट पर चुन के आए तो वह मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मेरे टिकट पर चुनकर नहीं भी आए मगर मेरे अनुरोध से मंत्री बने हो तो मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। आप स्वतंत्रता से विचार नहीं करते। मंत्री बनना है और आप चुनकर नहीं भी आए, हम आपको मंत्री बना रहे हैं, आपको हमारा गुलाम होना पड़ेगा। तो वैसे ही पर बैरिस्टर जयकर तो जयकर थे ना, उनको क्या लेना देना था। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उन पर आरोप किए गए। संविधान सभा में प्रस्ताव पर संशोधन मैंने पेश नहीं करना चाहिए, यह सलाह मुझे दी गई। और सलाह इसलिए दी गई कि कांग्रेस सदस्यों की मान्यता थी कि मेरे प्रस्ताव से कांग्रेस में एक प्रकार से फूट पड़ जाएगी, कांग्रेस में मत विभाजन हो सकता है। दूसरा आरोप यह भी मुझ पर किया गया कि मैं मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए यह प्रस्ताव रख रहा हूं, परंतु बैरिस्टर जयकर कहते हैं मेरा संशोधन प्रस्तुत करने का उद्देश्य संविधान सभा को नाकाम होने से बचाना है। यदि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में, यदि संस्थानों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में हम यह प्रस्ताव पारित करते हैं तो यह दोनों वर्गों पर आरोपित हो जाएगा, दोनों वर्गों पर लादने के समान होगा और शायद स्वीकार नहीं किया जाए, संविधान सभा नाकाम होने की संभावना है। यह भी कहा गया कि कांग्रेस के टिकट पर मैं चुनकर आया हूँ, इसलिए कांग्रेस का गुणगान करना चाहिए। तो भैया मैंने आपने दिया उसके लिए आभारी हूँ, मगर यहाँ मैं आपके गुणगान के लिए नहीं आया हूँ। मुझे जो उचित लगता है देश के लिए, संविधान के लिए, वह बात तो मैं करूँगा ही, इस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। मुझे लगता है जयकर करते हैं कि मेरा संशोधन प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रस्ताव के माध्यम से हम आगामी संविधान के निर्माण की बुनियाद रख रहे हैं। यह प्रस्ताव जो पंडित नेहरू ने रखा है, बड़ा अच्छा भाषण दिया है, मैं उनकी तारीफ करता हूं, परंतु यह प्रस्ताव संविधान की बुनियाद रखने वाला प्रस्ताव है। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में, संस्थानों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में यदि हम बुनियादी बातें तय करते हैं तो यह अन्याय की बात है, यह न्याय की बात नहीं है। और इसीलिए मैं यह प्रस्ताव ला रहा हूँ। सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, सदस्यों ने हल्ला शुरू कर दिया, उनके भाषण में व्यत्यय लाना शुरू कर दिया और उनको कहा अध्यक्ष से कि अध्यक्ष महोदय इनका भाषण बंद कीजिए और इनको प्रस्ताव पढ़ने को बोलिए। बड़े हर्ट हो गए, वो बड़े आहत हो गए सब जयकर जी, और कहा कि भाई आपका आग्रह है तो मैं प्रस्ताव पढ़ देता हूँ। प्रस्ताव इस प्रकार है, यह सभा अपना दृढ़ और गंभीर निश्चय घोषित करती है कि भारत के भावी शासन के लिए जो संविधान यह सभा बनाएगी वह एक स्वतंत्र गणतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न राज्य का संविधान होगा। कैसा होगा संविधान? स्वतंत्र गणतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न राज्य का संविधान होगा। सॉवरिन डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट सॉवरिन डेमोक्रेटिक होगा। नेहरू जी ने भी यही बात कही है। परंतु ऐसा विधान बनाने से, ऐसा संविधान बनाने में मुस्लिम लीग और देसी रियासतों का सहयोग पाने, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होता। आप बुनियादी बातें तय नहीं कर सकते। सहयोग पाने तथा इस तरह अपने निश्चय को और अधिक दृढ़ बनाने के उद्देश्य से सभा इस प्रश्न पर आगे के लिए विचार स्थगित करवाती है। क्या कहा उन्होंने? प्रस्ताव नकारा नहीं उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कांग्रेस से अनुरोध किया कि आप प्रयास कीजिए, मुस्लिम लीग संविधान सभा में आएगी, आप प्रयास कीजिए, संस्थानों के प्रतिनिधि आए जल्दी से जल्दी, और इन दोनों की उपस्थिति में आप ये प्रस्ताव रखें, मैं उसका समर्थन करूंगा और फिर
वो कहते हैं ताकि उपरोक्त दोनों संगठनों के प्रतिनिधि यदि वह चाहे तो सभा में कार्रवाई में हिस्सा ले सके। यह प्रस्ताव था। प्रस्ताव क्या था? मुस्लिम लीग आनी चाहिए, संस्थानों के प्रतिनिधि आने चाहिए। यह प्रस्ताव संविधान की बुनियाद रखने वाला प्रस्ताव है और इसीलिए यह प्रस्ताव इसकी बुनियाद रख रहा है कि भारत एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन डेमोक्रेटिक स्टेट बने। संविधान संशोधन का अभिप्राय मुस्लिम लीग तथा देशी रियासतें दोनों जब तक उपस्थित नहीं होंगी इस प्रस्ताव को स्थगित रखा जाए, इतना ही प्रस्ताव था और दोनों समूहों के साथ बातचीत की जाए। दोनों समूह या आएंगे इसके प्रस्ताव के। दूसरी बात उन्होंने कही ये कानूनी मुद्दा है। इन्होंने कहा जयकर जी ने कि संविधान सभा यह कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अधीन बनी हुई है। कैबिनेट मिशन ने इसके लिए कुछ नियम भी बनाए हैं। तो जब संविधान सभा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अधीन बनी है तो कैबिनेट मिशन के जो नियम है उन नियमों का भी पालन करना चाहिए। संविधान सभा को उन नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। क्या है नियम? आरंभिक बैठक। यह आरंभिक बैठक है, यह पहली बैठक है। आरंभिक बैठक में कार्यक्रम की सूची को निर्धारित करना। पहला एजेंडा का आइटम क्या होगा? कार्यक्रम की सूची को बनाना, एजेंडा बनाना। दूसरा, सभापति और पदाधिकारियों का निर्वाचन करना। दूसरा एजेंडा क्या होगा? आप सभापति निर्वाचित कीजिए, दूसरे पदाधिकारी। तीसरा एजेंडा होगा अल्पसंख्याक, अनुसूचित जनजाति, इनके अधिकार क्या हो इस पर विचार करने के लिए, इनके अधिकारों पर विचार नहीं, इनके अधिकार क्या हो इस पर विचार कर सिफारिशें देने के लिए परामर्शदाता समिति का गठन करना। 3 ही काम है। 1 तो कार्यक्रम पत्रिका निर्धारित करना, 2 सभापति और पदाधिकारियों का चयन करना और 3 अल्पसंख्यकों के, पददलित वर्गों के और अन्य पिछड़े वर्गों के मूल अधिकार क्या हो इसके लिए सिफारिशें करने के लिए परामर्शदाता समिति की स्थापना करना। इसको छोड़कर आप सिद्धांतों की बात नहीं कर सकते, आप संविधान के मूलाधार की बात नहीं कर सकते। ऐसा आप करोगे तो यह कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में जो नियम निर्धारित किए हैं उसके विरुद्ध होगा और इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्ताव लाया है। इस प्रकार का संशोधन प्रस्ताव लाया गया है। तो हमने 3 बातें देखी हैं। 1 तो माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में प्रवेश, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का प्रस्ताव और तीसरा हमने देखा माननीय बैरिस्टर जयकर द्वारा प्रस्तुत पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव। यहाँ मैं रुकूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इस व्याख्यानमाला के व्याख्यानों को सुनते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर आमंत्रित हैं। आप यदि प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे प्रेरणा मिलेगी, मेरा उत्साह बढ़ेगा। आपको एक बार धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले रविवार को दिनांक 20 दिसंबर रात्रों 8:30 बजे। विषय होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में पहला भाषण। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होगा। इस भाषण काय पर दे रहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? पंडित नेहरू का प्रस्ताव और बैरिस्टर जयकर का संशोधन। इस पर माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भाषण हम अगले हफ्ते सुनेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। फिर से एक बार धन्यवाद। जय भीम, साधुवाद, मंगल कामना।